नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी एक्सप्लेनर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और आज हम बात करने वाले हैं उस मामले पर जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया, पूरा देश उबल पड़ा। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, सीबीआई मामले की जांच में जुटी हुई है और लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, सड़कों पर वो जाहिर हो रहा है। तो आज हम इसी जो मसला है यानी कि रेप के मामले क्यों साल दर साल बढ़ रहे हैं, इसके लीगल पहलू को हम खंगालेंगे, साथ ही साथ इसके मनोविज्ञान को भी समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी आपका। इसके अलावा हमारे जी, साथ डॉक्टर नमस्कार। उमा हैं, जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जानी मानी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उमा आपका। मेरा पहला सवाल सीमा जी आपसे है और सवाल मेरा वही है कि जो रेप के मामले जो हैं इनमें साल दर साल इजाफा क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह आप देखती हैं? अगर इसको एक लाइन में बोले, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो भी हम कानून बना रहे हैं उन कानूनों का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होने की वजह से डिटरेंस नहीं है लोगों में, जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं। और हम एज ए सिस्टम, हमारी फेलियर है कि हम जो भी स्ट्रिक्ट कानून बना रहे हैं उनका हम टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक जजमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और हम इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा फेलियर है। और अगर इसके बहुत हम डेप्थ में जाकर के बात करें तो एज ए सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी में माइंडसेट है वो अभी भी फीमेल को कहीं ना कहीं एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है। तो ये कई एक कारण हैं। जी जी, मैं डॉक्टर रोमा का यहाँ पर रुख करूँगा। डॉक्टर रोमा, माइंडसेट की बात सीमा जी ने यहाँ पर की है, तो इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ और एक्चुअली ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है, मतलब कि जो ख्याल है, जो सोच है, वो उसमें प्रॉब्लम है। और थोड़ा-सा इसको पैराफिलिया भी बोलते हैं। कुछ-कुछ लोगों में ये सेक्सुअल फैंटेसी होती है और ये अपना दिखाना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम में पावर आती है अगर हम ऐसा काम करते हैं, अग्रेशन। तो ये जी, एक बदले की भावना में भी हो जाता है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम शायद, एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, दूसरा हमारी जो बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं या शोज़ आते हैं, उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, तो उससे भी जी। लोगों की अर्ज बढ़ती है। सीमा जी, बार-बार लॉ एंड ऑर्डर का ज़िक्र हो रहा है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप तो ख़ैर खुद उस मामले से जुड़ी हुई थी, आपने पूरा मामला देखा था, निर्भया कांड। उसके बाद कानून में कड़े प्रावधान किए गए, लेकिन असर नहीं होता दिख रहा। इसकी वजह आप क्या देखती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम प्रिवेंटिव जो मेजर्स लेने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पर हो, एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर एज ए सोसाइटी, वो जी, उन तक हम सोच ही नहीं पा रहे हैं अभी। तो जैसे सपोज दैट मैंने खुद ही बोला कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, कि अगर लोगों के अंदर ये डर रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग है कि अगर मैंने कोई क्राइम किया तो विद इन अ 2 और 3 मंथ, सपोज दैट डेथ पेनल्टी से अगर उसको अवॉर्डेड किया जाएगा, हार्डली 6 मंथ में उसका कन्विक्शन होगा, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सभी ने देखा निर्भया केस में 7 ईयर 3 मंथ्स लगे, और वो 7 ईयर 3 मंथ्स में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सर क्या था कि बहुत से लोगों के मन से ये फीलिंग खत्म हो गई थी कि निर्भया को कभी भी जस्टिस मिल पाएगा, एक्चुअल में उनकी हैंगिंग होगी। लोग इसको एक जस्ट की एक मॉकरी जैसा माहौल बन गया था कि डेथ पेनल्टी से आज उनकी डेट फिक्स हुई है, कल फिर उनका पोस्टपोन हो गया, फिर ये सारी चीजें हैं। तो हमें एक्चुअल में काम जहां करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो बाद में आता है, उससे पहले हम अपनी बेटियों को सेफ सिक्योर कैसे करें। जैसे कि अभी मैम ने कहा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूं, लेकिन अगर आप उनको देखेंगे, एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठा अकेला वो इस तरीके के पिक्चर्स देख रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो सडनली उसके सामने अगर वो निकला, या उसका माइंडसेट वैसा है, उसको हमारे अपब्रिंगिंग में नहीं सिखाया गया कि फीमेल एक एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है, तो वो कैसे फिर ट्रीट करेगा। तो ये बहुत सारे चीजें जो हैं, ये सोसाइटी में इनका लैकिंग है, और इसके वजह से इस तरीके के जो है क्राइम होते हैं। जी। डॉक्टर रोमा, डर एक बहुत बड़ा डेटरेंट होता है, ये माना जाता है, हम लोग यही मान के चलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं, जो इस किस्म की वारदातों को अंजाम देते हैं, डर भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ये क्या साइकोलॉजी है कि डर का भी असर नहीं? डर तो बाद में लगेगा ना, पहले तो हमें एक्शन हमने कर लिया, हमने जो चाहा था, हमने जो सेक्सुअल एक एक्ट करना था, जो हमारे दिमाग की एक स्थिति थी,
वो हमने एग्जीक्यूट कर ली। डर तो उसके बाद आता है, और जैसे कि हमने कहा लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन है नहीं है, इतने सालों साल ये रेप की चीजें चल रही होती हैं, इनसे कोई चीज पे फर्क नहीं पड़ रहा, उन पे असर नहीं आ रहा। तो जो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो इनके जी। लिए जब तक हार्श नहीं होगा तब तक कोई भी असर नहीं आएगा। तीसरी चीज, जो परवरिश करते हैं हम बच्चों की, हमें इक्वालिटी में परवरिश करनी है। जो पेट्रियार्कल थॉट है कि हमने जी। एक वुमन को एक ऑब्जेक्ट बनाया हो, हर ऑब्जेक्ट से हम सेक्सुअली देखते हैं, और घरों में ये बहुत सारा होने लग गया है, रेप भी है, और ये जो बहुत सारे रिलेशनशिप्स आने लग गए हैं। तो हमने एक बहुत सारा खिलवाड़ बना लिया है, एक ह्यूमन बीइंग का रिश्ता जो है, सेक्सुअल रिश्ता, एक खिलवाड़ बना लिया है। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना भी ज़रूरी है, और जो सेक्सुअल फैंटेसी है देखिए, उसका ट्रीटमेंट होना भी ज़रूरी है। अगर जी। ऐसी फैंटेसी है जिसमें कि आप हानि पहुंचा रहे हैं किसी को, और सोसाइटी एज अ होल हानि हो रही है, तो हमें उसको थोड़ा सा क्रिएट करना है अवेयरनेस, हमें उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जी। सीमा जी, आपने कहा कि मामले लटक जाते हैं, सालों-साल मामले चलते हैं। अ, आप खुद एक वकील हैं, आपने ऐसे मामलों को देखा है, करीब से जाना है। तो ये सालों-साल मामले लटकते क्यों हैं? इसकी वजह आप क्या देखती हैं? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले जो मुझे एक वजह समझ में आती है कि किसी की यहाँ पर मेरी कंट्री में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। कभी हम कहते हैं कि पुलिस जो है वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है। कभी हम किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं इस तरीके के क्राइम के लिए, लेकिन कलेक्टिवली जो वर्क करके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है जो नेशन अपनी फीमेल के प्रति, वो आज तक मुझे इस अपने देश में दिखाई नहीं पड़ा। देखिए, ये टेम्परेरी है, और ये वर्क भी जरूरी है, ये एक्ट भी जरूरी है कि जब भी किसी बेटी के साथ क्राइम हो तो प्रोटेस्ट होना, आवाज उठाना, ये बहुत जरूरी है अवेयरनेस के लिए। लेकिन आगे क्राइम को रोका जाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आज मैं देख रही हूं कि कोलकाता वाली बिटिया के साथ जो हीनियस क्राइम हुआ, निर्भया के साथ हुआ था, पूरा देश एकजुट था, लेकिन आउटपुट क्या निकला? 4 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनकी डेथ पेनल्टी को। अभी मेरे पास ये मैटर भी मीडिया में है, निर्भया वाला भी था। अगर मैं बात करूं, मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि नेवर जो है, वो व्यक्ति बाहुबली 15 साल की बच्ची को रेप करके अपने घर में केरोसिन डाल के जला दे रहा है। अब जब उसको केस फाइट करने जा रही हूं मैं, तो मेरा थ्रेटनिंग इशू है, डॉक्टर्स डर के वजह से नहीं आ रहे स्टेटमेंट देने के लिए। तो इन सारी चीजों से लड़ करके मुझे लगता है वो फैमिली जो है, लड़की की माँ जो फाइट कर रही है, वो दिल्ली मेरे आवाज पे दौड़ करके आती हैं, ट्रेन करके चुपचाप से कि मैम मेरी जान को खतरा, मेरे बच्चे की जान को खतरा, मुझे बचा लीजिए। मुझे सीएम को ट्वीट करना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि एक केस में जस्टिस के लिए हमें सिर्फ कोर्ट में फाइट नहीं कर रही है, हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से, इस सोसाइटी के माइंडसेट से हमें सबसे लड़ना पड़ रहा है। जी, तो बार-बार बहुत लोग माइंडसेट का ज़िक्र डॉक्टर रोमा बार-बार हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस माइंडसेट के पीछे, इस विकृत सोच के पीछे कारण क्या है? कारण तो एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, और ये सालों साल से चल रहे हैं। बहुत सालों से ऐसी चीजें, वारदातें होती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसके लिए। शायद ये दो निर्भया भय की बात नहीं है, यहाँ रोज जो इतने सारे केस होते हैं वो आगे भी नहीं आते हैं, वो छुपे रह जाते हैं, और लोग बात नहीं करना चाहते कि हमें ये लॉ में इतना घुसना पड़ेगा, कुछ हमें मिलेगा नहीं। तो कितनी सारी लड़कियों के साथ ये हो रहा है, ये हीनस क्राइम हो रहा है, और ये एक्चुअली क्रिमिनल माइंडसेट है। तो क्रिमिनल माइंडसेट की जो स्थिति होती है वो बचपन से चल रही होती है, ये नहीं कि सडनली आ जाती है। तो हमने इनका इलाज करना जरूरी है। इसीलिए जी। मानसिक जो रोगी है, ये मानसिक रोगी हो जाते हैं, क्राइम करने लग जाते हैं, उसके साथ में और भी बहुत सारी मानसिक रूप की बीमारियां लग जाती है। तो इनका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। क्या हमारी सोसाइटी, पहली बात तो मानसिक रोगों को इतनी पहचान भी नहीं देते हैं, उसको इतना बड़ा स्टिग्मा लगा देते हैं। फिर ये लॉ की बात है तो हम ब्लेम कर रहे हैं, ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। तो हर माँ बाप को सोचना है कि मेरे अगर लड़का है या लड़की है, हम दोनों को पालना बिल्कुल वैसी, और परवरिश में ये सोच डालनी जी। जरूरी है। सीमा जी, एक तो मामलों का लंबा चलते रहना, उनका लटक जाना, एक पहलू ये आपने इसके बारे में बात की। और दूसरा पहलू जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि जो कन्विक्शन रेट है, वो काफ़ी कम है ऐसे काम है। मामलों में। जी, तो ये कन्विक्शन रेट कम क्यों है? इसके पीछे कारण आप क्या देखती हैं? अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं,
तो अभी जो वीएनएस आया, अदर 3 लॉज में हमने नए लॉ इंट्रोड्यूस करे और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले भी अगर हम एज ए प्रोसीजर बात करें, एज ए प्रोसीजर जो सीआरपीसी की बात करें, जो कि क्रिमिनल लॉज में एक प्रोसीजर कोड है, तो अगर ग्रास रूट लेवल पे बात करी जाए तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक मेरे पास केस आया हरियाणा का। आईएएस एस्पिरेंट थी लड़की, उसकी डेथ हो गई और वो प्रेमा फेसाई साफ समझ में आ रहा कि वो मर्डर है, लेकिन वो उसको मर्डर करके हैंग कर दिया गया फैन से। तो पुलिस ने वीडियो बनाया कि देखिए इसने सुसाइड कर लिया। मदर 3 मंथ से घूम रही, एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई। अब सोचिए 3 मंथ में एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, और जब एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके बाद चूंकि पुलिस अगर सेंसिटिव होती, पुलिस की अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती, पुलिस अगर करप्शन भी किसी किसी जगह पे करती नहीं करती, और वो फीमेल के प्रति सेंसिटिव होती, वो टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड होती, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमें इंटरफेयर नहीं करना पड़ता एफआईआर के लिए। जब वो एफआईआर होगी, अब आप देखिए कि वो पुलिस जिसने एफआईआर ही दर्ज नहीं की, अब वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस है कि वो ये मैटर जो है सुसाइड का केस ही रखेंगे। आप ये कहना चाहती हैं कि चाहे मामले का लटकना हो, चाहे मामले की कन्विक्शन दर कम हो, इन दोनों की शुरुआत जो है इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीके से हो जाती है। एक नहीं, उस पर भी हमें और भी अगर बात करें, कल मैं सर्च कर रही थी कि हमारी कंट्री में 1 लाख लोगों पर शायद 150 पुलिसमैन है 1 लाख पर। आप सोचिए, उन्हीं से आप गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस की ड्यूटी करा रहे हैं, उन्हीं को आपने थाने का ड्यूटी दे रखी है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे पास पुलिस नहीं है प्रॉपर, पुलिस है भी तो वो टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड डेवलप नहीं है। और दूसरा देखा जाए कि कोर्ट भी, हम अभी कितना 140 करोड़ सीआर हम बहुत इजीली बोल देते हैं भाषण में कि हम विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुके हैं, लेकिन हमने क्या उसी के पैरेलल में कोर्ट्स खड़े किए हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर ये अभया वाला केस या निर्भया वाला केस या कुछ और गिने चुने केस हम कर भी देंगे, तो क्या हम जो ग्रास रूट लेवल पे जो रिफॉर्म दिखना चाहिए, जो विमेन को हम सेफ सिक्योर कर सकें, उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये तो एक इंडिविजुअल 1-2 केस की बात हो गई। बहुत सारे पहलू आपने यहाँ पर सामने रखे, लेकिन मैं यहाँ पर इसके मनोविज्ञान पे भी लगातार बात करूँ। डॉक्टर रोमा का यहाँ पे मैं रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो कन्विक्शन कम होना, मामलों का लटक जाना और इन्वेस्टिगेशन में लूप होल्स दिखाई देना, उनकी चर्चा होना, क्या आपको लगता है कि ये साइकोलॉजिकल एक बूस्टर के तौर पर ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों को काम करता है? उनको लगता है कि हम तो बच जाएंगे। ये तो बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जुगाड़ लग जाएगा, उससे बात कर लेंगे तो हमारा थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, एक किसी और की जान पहचान निकाल लेंगे, कुछ चिट्ठी बना लेंगे तो बता देंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो ये चलता जाएगा। तो ये जो फियर जो आपने शुरुआत में बोला था, क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे देश में जुगाड़ हर तरीके का लग जाएगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है और हम बच जाएंगे इससे, क्योंकि पहले ऐसी चीजें हो चुकी है कि हम बच जाते हैं, तो इसको क्राइम ही नहीं मान रहे। क्यों आज अस्पताल के डॉक्टर सब सड़कों पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या आम जनता की बेटियां नहीं है? वो नहीं आ सकती सड़कों पे बोलने के लिए कि हमारी बेटियों की रक्षा होनी चाहिए? क्या हो गया? ये मानसिक क्या रूप धारण हो गया है कि सिर्फ डॉक्टर है उसके साथ में ये प्रॉब्लम है, जो रक्षा करता है उसके साथ ही हम उसकी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, बनिस्बत की हम कुछ और बताएं कि हम क्या क्या कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर। जी सीमा जी, एक वकील के तौर पर आपसे समझना चाहूंगा, आप पुलिस वालों से भी बात करती होंगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी बात करती होंगी, वो भी अपने जो चैलेंजेस हैं वो उनके बारे में डिस्कशन करते होंगे, तो एक रेप केस को अंजाम तक पहुंचाने में दिक्कतें क्या आती हैं जिसकी वजह से लटक जाते हैं, जिसकी वजह से कन्विक्शन रेट कम हो जाता है? दिक्कतें क्या हैं? उन दिक्कतों के बारे में जरा बताइए। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात तो कि रेप केस को जब भी इस तरीके से कोई क्राइम होता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन एक्चुअल में जो विक्टिम है, यहाँ पर तो हमारी अभया को मार दिया गया, लेकिन एक्चुअल में जो रेप सर्वाइवर हैं उनको पता ही नहीं है कि जो वो स्टेटमेंट दे रही हैं उनको किस तरीके से देना है। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि वो बेटियां कह रही मेरे साथ गलत हुआ। अब आप कोडिफाइड लॉ कह रहा है रेप और बलात्कार जैसा टर्म यूज नहीं किया, गलत किया तो क्या गलत किया? जब डिफेंस लॉयर आ रहा है वहां पर, वो पूछ रहा है गलत का मतलब क्या है, तो वो बेटी कह रही है गलत का मतलब उसने मेरे कपड़े उतारे। अब आप समझिए
इस चीज को उस बेटी को कहने में शायद एज ए एडवोकेट मैं उसको पहले प्रिपेयर करती हूं कि बेटा अगर आप नहीं कहोगे, डरोगे, जो क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है, आप तो सोसाइटी का बहुत अच्छा पार्ट हो, उसको कन्विंस करना पड़ता है, तब वो जो उसके साथ घटना हुई है वो बोल पाती है। सीमा जी, जो नए कानून बने उसमें तो जो पीड़िता है उसके बयान को ही एक मजबूत आधार माना जाता है, लेकिन जब प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं, ट्रायल्स आगे बढ़ते हैं, वहां पर स्थिति क्या होती है? देखिए ट्रायल उसके बयान को तो आपने स्ट्रांग मान लिया, लेकिन वो बयान जब उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है डिफेंस काउंसिल के द्वारा, तो जी। उसमें जो शब्द यूज किए गए हैं, जो कोरोबोरेशन है और सारी चीजें हैं, वो नहीं वो बोल पा रही, क्योंकि हमारे भारत में अभी ये भी एक प्रोसीजरल हम कहें कि रेप विक्टिम जो है, एटलीस्ट उसको पहले पोक्सो में तो ये है कि उसकी काउंसलिंग की करी जाएगी, लेकिन एबव 18 जो फीमेल हैं उनको हम ये ही नहीं बता रहे हैं कि आपको खुल करके अपनी बात रखनी है, डरना नहीं है। तो जब कोर्ट में वो चीज जा रही है तो वो इंटरप्रिटेशन हो रही है। और दूसरा कि बहुत दिन तक उस फीमेल ने नहीं बताया, उसकी मेडिकल प्रॉपर नहीं हुई। अब मेडिकल में भी मैम उस फील्ड से हैं कि अगर पेनिट्रेशन है और मेडिकल में अगर 2-3 दिन भी डिले हो गया, उस फीमेल ने मना कर दिया, या जी। पुलिस भी इतना सेंसिटिवली नहीं टैकल करती है, कहती है 2-3 दिन हो गया, अब तो कोई मतलब नहीं है और उसका इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो हमें तो यही प्रूव करने में टाइम लग जाएगा कि ये रेप इसको कंसीडर करा जाए या ना करा जाए, डिफेंस काउंसिल ये लेगा। जबकि सेक्शन में जी। इंटरप्रिटेशन मैं बता रही हूँ कि इंटरप्रिटेशन बदल चुकी है। जी, और आता हूँ अगर सीमा जी जी। एक एक बात और कहूंगी कि हाथरस केस में आपने देखा, ये बहुत सीरियस मैटर है। हाथरस केस में वो उस केस में क्या हुआ क्या नहीं हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन एडीजे उत्तर प्रदेश का एक स्टेटमेंट आया कि चूंकि रेप नहीं हुआ क्योंकि वहां सीमन नहीं पाया गया, जबकि रेप की डेफिनेशन ही अलग है, पेनिट्रेशन भी जरूरी नहीं है, तब भी उसको रेप माना जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कड़े प्रावधान किए गए थे। सीमा जी, मैं आता हूँ आपके पास। मैं अब रोमा जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। रोमा जी, ये जो मनोविज्ञान है, ये जो विकृत सोच है, जिसके बार बार माइंडसेट की बात कर रहे हैं और इसको हम गहराई से टटोल भी रहे हैं यहाँ पर, इसके पीछे पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश, परवरिश, संगत, ये फैक्टर कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं? बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। बच्चे बचपन से देखते हैं और फिर जब अपनी एडोलेसेंस में आते हैं, हम जो ये पोर्नोग्राफी इतनी ज़्यादा देखते हैं, और ये जो पोर्नोग्राफी रियल लाइफ वाली नहीं होती है, हम देखते हैं कि कुछ अद्भुत तरीकों से सेक्सुअल एक्टिविटी करी जाती है, तो इनको एक अर्ज पैदा होती है, एक फैंटेसी आती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। जी। प्लस हमारे देश में बहुत सारे भागों में ऐसा है कि लड़की की शादी से पहले इस तरह की सिचुएशन आ जाए, अभी मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, बहुत सारी ऐसी ओटीटी पे आई हैं पिक्चर्स जहाँ पे बताया जाता है कि अगर ये हो जाए तो कोई बात नहीं है, शादी से पहले होना ठीक है, कि एक कोई पंडित है, कोई ऐसा है, कर भी देगा तो कोई बात नहीं है, ये अच्छा ही है सबके लिए। तो हम क्या सिखाना चाह रहे हैं अपनी बेटियों को? क्या ये नॉर्मल है? तो वो बता ही नहीं पाएंगी कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। और जी। अगर हम ये इतना ज्यादा एक्सप्रेशन, सेक्सुअल एक्सप्रेशन को हम दबा के रखेंगे, तो बच्चों को कभी भी नहीं पता चलेगा क्या सही है, क्या गलत। जी। अब ऐसे मामलों के अंदर सीमा जी, ये कहा जाता है कि फॉरेंसिक जो सबूत होते हैं उनकी बहुत अहमियत होती है। ये कितना इम्पोर्टेंट है इनको ठीक से इनका कलेक्शन करना, उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना, जो ऐसे केसेस में बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ये भी सवाल लोगों के ज़हन में आता है कि फॉरेंसिक सबूत कितने समय में नष्ट हो जाते हैं? देखिए अगर इसकी रेप की बात करें तो अगर डीएनए के लिए दिया जाए वो सैंपल, तो डेफिनेटली कि वो एक बहुत लॉन्ग टाइम बाद भी दे रहे हैं और वहां पर सीमन वगैरह है, तो उसकी जांच हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमारे पास इतने ना तो एक्सपर्ट्स हैं और ना इतनी लैब्स हैं। और जब वो लैब्स में जा रहे हैं, आपको बताना चाहती हूँ सर कि चार्जशीट फाइल हो जाती है विदाउट फॉरेंसिक टेस्ट, विदाउट फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, और करीब 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी 6 मंथ्स बाद, अगर मैटर बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया, इस तरीके से हो गया, तो इतने दिनों बाद वो लैब का टेस्ट का रिपोर्ट आता है। आप जी। सोचिए कैसे आप फास्ट ट्रैक कर पाएंगे चीजों को? हमारे जी। पास बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कन्विक्शन को बढ़ाने के लिए, वो तो है ही नहीं। जी। तो एक बहुत बड़ा वो भी कारण है सर। चलिए, मैं रोमा जी का यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। ये अब एक सवाल ये भी ज़हन में आता है रोमा जी,
कि ये अचानक इस किस्म की वारदातें हो जाती हैं या ये पनपती हैं, धीरे-धीरे पनपती हैं और फिर अचानक इस रूप में सामने आती हैं हमारे? मेरे हिसाब से मानसिक रूप से ये मतलब एज़ अ मेंटल हेल्थ मैं बोलूँगी कि ये हमेशा ही होती हैं, कुछ ही पकड़ में आती हैं। जी। बहुत सारी तो पकड़ में ही नहीं आती हैं और ये वारदातें घर-घर में हो रही होती हैं, आस-पड़ोस में हो रही होती है, लेकिन हम डर के मारे इसको ऊपर नहीं लेके आते हैं। अब ये माइंडसेट तो के लेवल पे अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति के जो इस किस्म की वारदातों को अंजाम दे रहा है, तो वो अचानक उसमें ये आता है या फिर उसकी भी वो एक समय के साथ-साथ उसमें बढ़ती रहती है बात और उसका मनोविज्ञान पूरा ऐसा होता होता जाता है? नहीं, ये अचानक कुछ चीज़ें अचानक आती हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी, इनकी सोच ही ऐसी होती है। जी, इनको ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मैं बोल रही हूँ और जो पैराफिलियाज़ होते हैं, इनमें रहती हैं ऐसी वाली सोच कि हम पे जी। पावर आएगी अगर हम ऐसा वाला काम करेंगे और विंडिक्टिव नेचर हो जाता है। मतलब हमें बदले की भावना है कि अगर ये हुआ तो हम देख लेंगे, क्योंकि औरत को तो एक ऑब्जेक्ट समझते हैं और औरत को हम दबा सकते हैं, औरत को हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये सीमा जी मेरा धीरे-धीरे आखिरी सवाल जी, मेरा सवाल सीमा जी जी। आखिरी आपसे एक सवाल फिर मैं रोमा जी से चलते-चलते करूँगा। मेरा सवाल आपसे ये है, कानून के दायरे में आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए कि इन मामलों को रोका जा सके, इन्हें कंट्रोल किया जा सके कन्विक्शन के लेवल पर भी, ट्रायल्स के लेवल पर भी और इनको होने से रोकने के लेवल पे भी? देखिए, होने से रोकने के लेवल पे हमें एज़ ए सोसाइटी बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर केस चलाना है, तो हमें कोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। और पैरेलल जो मैं सोच रही हूँ कि पैरेलल एक विमेन के लिए जब 50% देश की आबादी है, आपने कॉमन कोर्ट्स बना रखे हैं और उन्हीं कोर्ट्स में उन फीमेल के मैटर्स को भेजा जा रहा है। जबकि पता है कि स्पेसिफिक तरीके से विमेन के अगेंस्ट क्राइम कुछ अलग तरीके के हो रहे हैं। तो क्यों ना डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक एक पैरेलल उनके लिए कोर्ट खड़ा किया जाए, जिससे सारी चीजें टाइम बाउंड हो जाएंगी। और मैम की बात से मैं पूरी तरीके से एग्री करती हूँ। एक मैम सबसे बड़ा कारण जो है वो वर्क प्लेस पर जो क्राइम है कि विमेन हमारी पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, कमा रही हैं, वो इक्वली अपनी कलीग से बेटर काम कर रही हैं, लेकिन उस कलीग में भी उस फीमेल को एक्सेप्ट करने का अभी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई है कि उसको वो कितना भी अच्छा वर्क करेगी, लेकिन हम ट्रीट एज ए फीमेल ही करेंगे, ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग करेंगे, चलिए क्योंकि मैं रोमा बढ़ती जी हुई जी जी, रोमा जी आखिरी सवाल मेरा आपसे। सवाल ये है आपने कहा कि समय के साथ-साथ ये अचानक कुछ नहीं होता। एक प्रोसेस है उसके तहत चीज़ें इस रूप में सामने आती हैं। मेरा सवाल आपसे पहला तो ये है, क्या इसके कोई संकेत होते हैं जिनको हम पढ़ सकें अपनी सोसाइटी में, अपने आस-पास? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक समाज के तौर पर, एक परिवार के तौर पर हमें क्या करने की ज़रूरत है? यस, हम लोग पकड़ सकते हैं। बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं शुरुआत में, बचपन में, एडोलेसेंस में, यंग अडल्ट में होते हैं सिम्पटम्स। हम उनको पकड़ते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा, समझ लेगा बच्चा। और अग्रेशन का जो रूप है वो अलग तरीके से आ जाता है। जो बदले की भावना है वो दिखती है, तो हमें अगर टाइम से हम उसको पकड़ लें और इसका इलाज करें, बातचीत करें इस बारे में, तो हम उसको स्किल्स दे सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। और हाँ, परवरिश में बहुत सारी चीज़ें माँ-बाप को अपने बच्चों को सिखानी है। केवल लड़की के लिए नहीं, लड़कों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा लड़की को घर बसाने के लिए बोलते हैं, लड़कों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि लड़की की किस तरह से इज़्ज़त होनी है और हम इज़्ज़त से खिलवाड़ नहीं कर सकते। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोमा हमसे बातचीत करने के लिए। सीमा जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इतने महत्वपूर्ण, इतने गंभीर विषय पर कानूनी पहलू जो है उसको विस्तार से समझाने के लिए। डॉक्टर रोमा ने हमें मनोवैज्ञानिक पक्ष के बारे में विस्तार से रोशनी डाली है। बहुत-बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ।